हार ना मानने की आदत बड़ी जीत दिलाती है, बड़ी जीत दिलाती है। अगर ना चाहकर भी हार जाएं, चाहता कौन है? नहीं रे बाबा, कोई नहीं चाहता। ना चाहकर भी अगर हम लोग हार जाएं, ये वो बड़ा सबक सिखलाती है, जो बेहतर होने का मौका देती है, जी हाँ, हमें कुछ टास्क मिलते हैं, हमें उनको अकम्प्लिश करना रहता है। यही तो जीवन है। चाहिए और नीट के उन सीरियस एस्पिरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इस अंतिम टाइम में अपनी जी जान पूरी लगा दें, ठीक है ना। ये जो टाइम है ना, बिल्कुल भी वेस्ट करने का नहीं है। यहाँ की गई मेहनत डायरेक्टली आपके बेहतरीन परिणाम के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर किसी काम में फेल भी हो रहे होंगे तो कुछ वहां से एक्सपीरियंस डेफिनेटली आप लोग गेन कर रहे हैं। जैसे अगर आपने थियोरिटिकल पोर्शन किया और क्वेश्चंस नहीं बने तो टेंशन मत लीजिए, क्या पता एग्जाम में थ्योरी ही आ जाए, लॉटरी निकल जाए आप। और कहीं आपने क्वेश्चंस के लिए जो मिर्च मसाला होता है ना, जो फॉर्मूला होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, वो सीख लिया आपने। और थ्योरी उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, क्या पता वहां से न्यूमेरिकल आ जाए, बल्ले बल्ले हो जाए आपकी। तो इसलिए की गई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होगी। जीवन में भी आजमा कर देख लेना, बहुत टाइम के बाद, ठीक है ना, पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको नजर आएगा, हाँ अरे वाह, ये मेहनत हमने की थी। और यूं ही अगर आप अपने आप से नाराज हो जाएंगे, हमसे कुछ होता नहीं, अच्छे रिजल्ट आए नहीं, तो फेज है ना, जहां से आगे चलकर आपको पीछे मुड़कर देखना है, तो फेज गायब हो जाएगा। क्या देखेंगे? जब आपने कुछ किया ही नहीं होगा तो पीछे मुड़कर क्या देखेंगे? कुछ करना भी तो पड़ता है उसके लिए, कुछ गोल्स को भी तो अचीव करना होगा, तभी तो जाकर कुछ गलती से भी अच्छा होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इस पूरे टाइम में आप लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ एकजुट होकर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हुए यार लगा दो पूरा टाइम ना, खोल दो अपनी पंखें, उड़ने दो इस परिंदे को, ठीक है ना। आसमान बहुत ऊंचा है क्या पता इन हवाओं के झोंके से कितनी हाइट आपको, है ना, पता नहीं चलता। इस प्रकार से हवाएं चल रही हैं, क्या पता आप कम टाइम में बहुत बड़ी उड़ान भर लें, ठीक है। फिलहाल चलते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। काफी हो गया मोटिवेशन। किस लिए मुलाकात हुई? आज हमारी मुलाकात इसलिए हुई है कि लास्ट लाइव सेशन के अंदर जब हम एल्केन को सिंगल शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करना चाह रहे थे, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेक्चर काफी लंबा हो गया था। मैंने बोला था इसके लिए एक रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिल रहा होगा, और ये रिकॉर्डेड सेशन देखिए आज आप लोगों को मिल रहा है। कहानी वहीं से स्टार्ट होगी जहां मैंने लास्ट सेशन में आपको छोड़ा था। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन केवल पेंडिंग था, बाकी तमाम रिएक्शंस आप लोगों को एल्केन की पढ़ाई जा चुकी है। लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी नो डाउट मैं कवर कर रहा हूंगा। जल्दी से आगे चलना, आगे बढ़ना है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है और ये सिलसिला हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट हुआ है, और अब ये थमने का नाम नहीं लेगा, वहां जाकर रुकेगा। कहां जाकर रुकेगा? जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो रही होगी। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन आपने दो जगह देखा है। 11th क्लास के सिलेबस में तो देखा ही है, साथ में 12th क्लास में भी देखा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के अंदर। उस चैप्टर में जल्दी से रिकैप लेते हुए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हुए, इसको फिर से भी हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे, लेकिन अभी आप लोग पूरा जोर डाल दें। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीखेंगे वहां आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट क्या होगा? लाइट और हीट की प्रेजेंस में एल्केन्स रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। क्या बन रहा होगा? एल्काइल हैलाइड बन रहा होगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, इस प्रकार से कोई एल्केन है RH प्लस X2 हेलोजन X2, ठीक है। ये कौन सा हेलोजन सुटेबल होगा इसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। लाइट और हीट है, लाइट और हीट की प्रेजेंस में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हाँ। एक एक्स देखना इस R के पास जाएगा, एक एक्स R के पास जाएगा,
और एक इसके पास जाएगा, ठीक है ना, ये वाला काम होगा। यहां बनेगा RX प्लस HX, ठीक है ना, ये बनेगा RX प्लस HX, ये बन रहा होगा। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये काम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है। मैकेनिज्म क्या है जानेंगे उसके बारे में, फिलहाल आप ये देख लें। हेलोजिनेशन जो है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, H निकला है, H इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, ठीक है ना। क्यों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है? बिकॉज हेलोजन एटम X रिप्लेसेस हाइड्रोजन वाया मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल। हाँ, इसका मैकेनिज्म होगा, कुछ स्टेप होंगे, और उन तमाम स्टेप्स में आप देख रहे होंगे हेलोजन की खोपड़िया में क्या है, डोट है। जी हाँ, रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। करेंगे इसकी बात। अगर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें, इस रिएक्शन को देखें अगर हम, CH4 प्लस X2, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में ये वाला काम किया जाए, और डेल्टा क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1:1 है, ध्यान से देखना, 1:1 है, तो क्या होगा, एक X आएगा, एक H निकलेगा, आंसर विल बी लाइक दिस, CH3X, एक H निकलेगा, निकला हुआ H हेलोजन के साथ देखना HX बना रहा होगा। जी हाँ, ये काम होगा। अगर यह इस रेशियो को 1:2 कर दें तो क्या होगा, CH2X2 बन रहा होगा, है ना। अगर ऐसा करेंगे तो 2X आएंगे, ठीक है, 2HX बनेंगे, 2X आएंगे, 2X रेडिकल कार्बन के पास आएंगे, और 2X रेडिकल H के पास गए होंगे, 2HX बन रहा होगा, 2HX बन रहा होगा। 1:3 करने पर, 1:3 करने पर 3X आएंगे, 3H निकलेंगे, 3HX बन रहे होंगे, 3HX बन रहे होंगे। अगर इसे 1:4 कर दें या फिर एक्सेस कर दें तो क्या होगा, क्या होगा, सारे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। निकले हुए हाइड्रोजन यहाँ 4 है, मीथेन में 4 है, ये 4HX बना रहे होंगे, ये 4HX बना रहे होंगे। आपके मन में भी क्यूरियोसिटी होगी कि आखिरकार इसका क्या है मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म और रेडिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म। रेडिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है, बड़ा ही लॉजिकल है और 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या, देखिए, स्टेप नंबर 1, चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें रेडिकल प्रोड्यूस होता है। इनिशिएशन का मतलब रेडिकल का प्रोडक्शन, ठीक है, ये काम होगा। X2 सनलाइट की प्रेजेंस में अपने बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होगा। बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में आखिरकार बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि यहां रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन है, देखिए रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो यहां रिपल्शन है, देखिए ये रिपल्शन है, ये रिपल्शन है, ये रिपल्शन है। फोटोनवा डालेंगे, एनर्जी खिलाएंगे, एनर्जी खिलाएंगे, ये हलचल इतनी ज्यादा हो जाएगी कि दोनों ही एक्स बेकाबू हो जाएंगे। अभी रिपल्शन की वजह से दूर जाना चाहते हैं, दिन अलग नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही हीट डालेंगे, जैसे ही एनर्जी खिलाएंगे, ये बेकाबू हो जाएंगे, दोनों एनर्जी पाकर बेकाबू हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे और एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। क्या बनेगा, क्या बनेगा, गौर से देखिए, होमोलिसिस हुआ है, बॉन्ड बीच से ब्रेक हुआ है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला, ये बीच से ब्रेक हो जाएगा। जब ये पागल दीवाना हो जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड होमोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, अगर कोई बॉन्ड बीच से टूट जाए इसको बोलते हैं होमोलिसिस। होमोलिसिस हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसकी खोपड़ी में रेडिकल ओड इलेक्ट्रॉन, इसकी खोपड़ी में ओड इलेक्ट्रॉन, और ये ओड इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये ओड इलेक्ट्रॉन ये रहा। इसके बाद ये प्रोपोगेट होगा, आगे रिएक्ट कर रहा होगा। ये देखिए, ये एल्केन RH है, किसके साथ रिएक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन के साथ। अगर आपने कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दिया और H रेडिकल बना दिया, नहीं ऐसा नहीं हो, H रेडिकल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। स्मॉलर एटम अपनी खोपड़ी में ओड इलेक्ट्रॉन देकर घूम रहा हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, तो उसको खूब सारा पागल दीवाना बना रही होगी, वो इस प्रकार से घूम रहा हो। उससे ज्यादा अच्छी बात है ये ओड इलेक्ट्रॉन कार्बन की खोपड़ी में हो, कार्बन बड़ा एटम है, फिर भी टॉलरेट कर पाएगा।
और वैसे भी हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन होते हैं ये ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हाइड्रोजन के साथ टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्या हुआ, ये H के साथ टकराया और यहां से H को डाले गए अपने साथ, यहां से H को डाले गए अपने साथ, ठीक है ना। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये देखना, इसने बना लिया HX। तो पीछे क्या छूट जाएगा, अगर ये H को डाले गया और इसको H का ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना, इसको ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको केवल H का, जो H का खुद का इलेक्ट्रॉन वही चाहिए, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए इसको, माइनस चार्ज नहीं चाहिए इसको H पर, इसको H पर सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग कर पाए, ठीक है। तो यहां वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, जो देखना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, अब H निकलने के बाद ये वाला कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन यहां होगा, कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन यहां होगा। क्लियर हुई बात, कोई डाउट तो नहीं है? अरे इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं। अब आगे देखिए, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एक्स रेडिकल को देख रहा होगा या फिर X2 को देख रहा होगा, अनडिसोसिएटेड X2 को देख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ हीट तो प्रोवाइड कर ही रखी है, अपनी टेंशन को भगाना तो चाहेगा, कैसे भगा सकता है अपनी टेंशन को, देखिए ऐसे भगाएगा, ये यहां से इसे निकाल देगा, ठीक है ना, अपने साथ ले जाएगा, या फिर एक्स रेडिकल जो ऑलरेडी इस मिक्सचर में मिल रहा है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ठीक है, फिर RX बना और यहां से देखना होमोलिसिस हुआ है तो एक्स रेडिकल अलग हो गया, एक्स रेडिकल अलग हो गया। या तो इस प्रकार के किसी स्टेप के अंदर एक्स रेडिकल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, नहीं तो अंतिम स्टेप के अंदर इसका गेम खल्लास हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगी, एक्स रेडिकल अपने जैसे दूसरे एक्स रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा और डिमिनिश कर रहा होगा एक्स रेडिकल, तो ऐसे केस में इसको बोल देंगे कि रेडिकल की टर्मिनेशन होगी। और ध्यान रखें ये वाला जो काम है लाइट की प्रेजेंस में नहीं, अंधेरे में होगा। हाँ, कुछ काम दिन के उजाले में होते हैं तो कुछ काम बंद कमरे में अंधेरे में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो एक्स रेडिकल के साथ कंबाइन हो रहा है ये अंधेरे में होगा ये वाला काम। हाँ, दिन के उजाले में या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में तो बॉन्ड टूटता है। अगर बॉन्ड बनाना है, फिर से पास लेकर आना है, फिर से दूरियां कम करनी है, तो दूरियां कम तो भैया अंधेरे में होती हैं, बंद कमरे में होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कंटेनर के अंदर ये आपस में कंबाइन होकर X2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? X2 बन जाएगा, ठीक है। चले आगे। अब दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। रेडिकल मैकेनिज्म में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक्टिवेटर कौन होता है? एक्टिवेटर डालने से क्या हो जाएगा? एक्टिवेटर डालने से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। रेडिकल मैकेनिज्म में एक्टिवेटर कौन होता है? रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एक्टिवेटर कौन होता है? एक्टिवेटर पेरोक्साइड होता है। पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एक्टिवेटर टू स्पीड अप द रिएक्शन। एक्टिवेटर पेरोक्साइड होता है, ROOR, ठीक है। ये एक्टिवेटर होता है, पेरोक्साइड होता है। इनहिबिटर रिएक्शन को रोकने के लिए, रिएक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए इनहिबिटर, बताइए कौन सा इनहिबिटर इस्तेमाल में लाया जाता है? फ्री रेडिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन को एज ए इनहिबिटर इस्तेमाल में लाया जाता है। आई होप ये वाली बातें भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी कौन से हैलोजन की ज्यादा होती है? कौन से हैलोजन की ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। तो इस प्रकार के देखना, ये जो चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन वाले स्टेप है ना, इनके डेल्टा एच को ऐड करके देखा गया। फ्लोरीन के लिए ऐड किया, क्लोरीन के लिए किया, ब्रोमीन के लिए किया, आयोडीन के लिए ऐड किया, तो देखा गया यहां डेल्टा एच काफी ज्यादा नेगेटिव है, काफी ज्यादा हीट रिलीज हुई है, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन वेरी फास्ट है, हाईली वोलेंट है, ब्लास्ट भी हो सकता है। हाँ, ज्यादा क्वांटिटी में अगर लिया जाए फ्लोरीन और हाइड्रोकार्बन तो ब्लास्ट भी हो सकता है। हाईली वोलेंट है, हाईली वोलेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो फ्लोरीन सुटेबल नहीं है, वेरी फास्ट, इस वजह से फ्लोरीन सुटेबल नहीं है। और आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है, याद रखना डेल्टा एच पॉजिटिव है, काफी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना, काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में रिएक्शन रहती है स्लो, ऐसे केस में रिएक्शन रहती है स्लो। क्या रहती है? स्लो रहती है।
ऐसे केस में रिएक्शन है स्लो। अगर रिएक्शन वेरी स्लो है, वेरी स्लो, तो ये भी काम का नहीं है, वेरी स्लो ये भी काम का नहीं है। फ्लोरीन के केस में अगर रिएक्शन रहती अनकंट्रोल्ड, क्या रहती, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट और अनकंट्रोल्ड, तो ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं। तो सुटेबल कौन है फिर? क्लोरीन और ब्रोमीन है सुटेबल। सुटेबल कौन है? क्लोरीन और ब्रोमीन है सुटेबल। हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ हेलोजिनेशन की, ठीक है। चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ X2 तो देख लिया। एनर्जी के ब्याह पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होगी तो रेट भी डिक्रीज कर रही होगी, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज कर रही होगी। ध्यान रखेंगे आप ये बात। चलिए, अच्छी बात है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की करें बात, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात करें। 3 डिग्री हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा क्योंकि उसका बॉन्ड वीक होता है। उसको निकालने पर जो रेडिकल बन रहा होगा, कार्बन रेडिकल बन रहा होगा, वो सराउंडेड होगा ज्यादा एल्काइल से। ज्यादा एल्काइल से क्या होगा? सराउंडेड होगा, मतलब उसके अल्फाइड्स ज्यादा होंगे, रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो इधर से इधर जाएंगे ना, इधर से इधर जाएंगे, तो जो कार्बन रेडिकल बन रहा होगा ना हाइड्रोजन निकालने के बाद, जो कार्बन रेडिकल बन रहा होगा हाइड्रोजन निकालने के बाद, उस कार्बन रेडिकल के अल्फा-H डिक्रीज हो रहे होंगे, उस कार्बन रेडिकल के अल्फा-H डिक्रीज हो रहे होंगे, उसके अल्फा-H डिक्रीज हो रहे होंगे। अगर उसके अल्फा-H डिक्रीज हो रहे होंगे, उसकी स्टेबिलिटी कम मिल रही होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम मिल रही होगी, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। वो बनना ही क्यों चाहेगा भैया? कम स्टेबल रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, तो रेट भी क्या हो जाएगी? रेट भी कम हो जाएगी, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। 3 फैक्टर्स पर यील्ड या फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसका अमाउंट डिपेंड कर रहा होगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, रेडिकल रिएक्शन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, दिस फैक्टर इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल। जी हाँ, ज्यादा टाइप के हाइड्रोजन होंगे तो उनकी रिएक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे। एच टाइप के हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, एच काइंड ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो ऐसे केस में उन हाइड्रोजन के साथ नंबर ऑफ कोलिजन जो है ज्यादा हो पाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो पाएंगे तो वहां से रिएक्शन प्रोसीड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। क्लियर होगी ये बात। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो हमने देखा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जी हाँ, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिलता है। 3 डिग्री की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा है? यहां से बनने वाले रेडिकल के अल्फा-H ज्यादा होंगे, ज्यादा एल्काइल से सराउंडेड होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो भैया ठीक है ना, बन जाएगा, बना देंगे। और इधर ही देखिए, ये जो 1 डिग्री है, ये बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी, कम एल्काइल से सराउंडेड होगा कार्बन रेडिकल, उसके अल्फा-H कम होंगे, कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल चीज बनना रिलेटिवली उतना अच्छे से या उतना जल्दी नहीं बनना चाहिए, है ना, यही तो होगा। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखना, एक प्रैक्टिकल डेटा है, इसको देखकर हैरत अंगेज बिल्कुल नहीं होना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का जो रेशियो है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट रिएक्टिविटी की रेशियो है। क्या मिलता है? ये रेशियो क्लोरीनेशन के केस में रेशियो याद करना है। क्लोरीनेशन के केस में जो रेशियो है 1:3.8:5 है। ब्रोमिनेशन के केस में रेशियो 1:82:1600 है। याद रखना है, ठीक है। अब कई बच्चे ना इस रेशियो को देखकर बड़े परेशान से हुए होंगे, वो कह रहे होंगे सर यहां बोल रहे हो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, यहां जो वैल्यूज है ना ये कुछ और ही बता रही हैं। यहां तो देखना ये 3.8 इसके रिस्पेक्ट में काफी कम, ये क्या बात है? बच्चों में आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये रेशियो है। आपके पास 60 रुपीज है, मेरे पास 40 रुपीज है, रेशियो कितना हुआ? 3:2, यही हुआ। अंबानी के पास 6 लाख रुपए मान लेते हैं, पॉकेट में 6 लाख रुपए हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा भाई, पॉकेट में 6 लाख रुपए हैं। अडानी की पॉकेट में 4 लाख रुपए, किसी पार्टी में गए, वो 6 लाख रुपए लेकर गया, वो 4 लाख रुपए लेकर गया, जरूरत हो गई, उनकी किसी कॉमन फ्रेंड को जरूरत हुई तो उन्होंने टेबल पर 6 रखी, उन्होंने 4 रखे। रेशियो क्या है? वहां भी रेशियो 3:2 है। तो क्या आपकी पॉकेट में और मेरी पॉकेट में जो पैसे हैं उतने ही अंबानी अडानी की पॉकेट में भी हैं? नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में एब्सोल्यूट वैल्यू जो है
काफी ज्यादा है। रेशियो सेम हो सकता है, रेशियो कभी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में नहीं बताएगा, उसके बारे में तो खुद से सोचना ही पड़ेगा अपने को, या कुछ डेटा और दिया होना चाहिए, ठीक है ना। ये रेशियो देखकर आप बिल्कुल भी टेंशन में ना आए, बिल्कुल भी इस वहम में ना पड़े कि ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया 82, ये ज्यादा नहीं 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 नहीं, ये रेशियो है ना भाई, क्या पता यहाँ कुछ जीरोज हो रेशियो लेने पर वो कैंसिल हो गई हो। हाँ ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। तो कहने की बात यह है, रेशियो को देखकर कभी भी हम एब्सोल्यूट चीज के ऊपर कमेंट नहीं कर पाएंगे, वो तो किसी और गिवन डेटा से पता चल पाएगी, या फिर हम ऑलरेडी जानते होंगे उसके ऊपर तो तभी कमेंट किया जा सकता है। आई होप ये वाली बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब एक और बात यहां से देखिए हमने कि जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस यहां तो कम है, लेकिन यहां ये डिफरेंस इनकी रिलेटिव रेट का काफी ज्यादा है, 1:82 डिफरेंस ज्यादा है। और ये देखना, ये तो और ज्यादा है, और ज्यादा है। ये बात भी हैरत अंगेज करने वाली है, ये डिफरेंस ज्यादा क्यों है? क्योंकि ब्रोमीन रेडिकल समझदार है, बीआर रेडिकल समझदार है, ठीक है ना, ये समझदार है, बीआर रेडिकल समझदार है ये, ठीक है ना, समझदार है बीआर रेडिकल, ठीक है। और सीएल रेडिकल उतना समझदार नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में पागल है, ठीक है। ये जो भी डिसीजन लेगा ना, सोच समझ कर लेगा। हाँ मुझे इसके साथ रिएक्ट होना, इसके चांसेस ज्यादा है, इसके साथ रिएक्ट होने के चांसेस और ज्यादा, रेट देखना ज्यादा है। और ये देखना, ये सोचेगा भैया मैं इसके साथ भी रिएक्ट हो जाऊं, इसके साथ भी हो जाऊं, इसके साथ भी, उससे मतलब नहीं, मुझे तो मेरी टेंशन है, दूसरे को मुझे उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, उसके साथ क्या हो, मुझे तो खुद शांत होना है, ठीक है ना। ज्यादा रिएक्टिव होने से ऐसा नेचर डेवलप हो गया इसका, ये कह रहा है नहीं मुझे तो अपने बारे में सोचना है, इसके साथ भी हो सकता हूँ, इसके साथ भी, ठीक है, मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 3 डिग्री कार्बन पर रेडिकल आएगा, उसके अल्फा ज्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बारे में उतना ज्यादा सोच रहा हूँ। ये कहता है ठीक है, माना कि दूसरों का भला करना चाहिए, बट मुझे क्या, मुझे तो मेरी भी टेंशन लगी है, मुझे जल्दी से रिएक्ट होना है, तो इसलिए रिएक्टिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ब्रोमीन रेडिकल कहेगा नहीं, मुझसे कोई पाप नहीं होना चाहिए, मैं समझदार हूं, वो सोच रहा होगा मन ही मन, मैं सब जानता हूं, मुझसे कोई पाप नहीं होना चाहिए। तो क्या करेगा वो, आराम से देख कर बताएगा कि हाँ देखो मुझे इसके साथ जाना है, मुझे इसके साथ जाने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा मिल रही है, तो मुझे अगर इन दोनों में चॉइस है तो इसके साथ जाना है, इन दोनों में चॉइस है तो इसके साथ जाना है, यहां रेट ज्यादा है। ये ऐसा बोल सकते हो। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, उसके पास टाइम कम होता है समझदारी दिखाने का, उसको जल्दी से रिएक्ट होना है, तो इसलिए रेट में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो कम रिएक्टिव है ना, उसके पास टाइम ज्यादा है, सोच समझकर अटैक कर पाएगा। हाँ ये वाली सिचुएशन ज्यादा अच्छी, सभी के लिए अच्छी है। तो समझदार रेडिकल कौन है, ब्रोमीन रेडिकल है, ठीक है। इसी पर एक प्रिंसिपल भी बना दिया गया है, रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। मोर रिएक्टिव सीएल रेडिकल इज लेस सेलेक्टिव। पागल है, दीवाना है, किसी के साथ भी रिएक्ट होना चाहेगा, ठीक है ना। उसको तो भैया मुझे जल्दी से शांत होना, माना कि हाँ 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, बट मैं क्या करूं, अपना क्या करूं, मेरे पास वक्त नहीं है जल्दी से किसी के साथ भी रिएक्ट होकर कुछ भी आलतू फालतू काम कर रहा होगा। मोर रिएक्टिव क्लोरीन रेडिकल इज लेस सेलेक्टिव बट लेस रिएक्टिव ब्रोमीन रेडिकल, जिसके पास वक्त है, समझदारी है, लेस रिएक्टिव ब्रोमीन रेडिकल इज मोर सेलेक्टिव। उसका दिल बड़ा है, ब्रोमीन रेडिकल का दिल बड़ा है, वो अपना फायदा तो देख ही रहा होगा, दूसरे का भी फायदा देख रहा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यील्ड निकाली जाएगी। तो यहां देखना 2 डिग्री और 1 डिग्री के केस में, 1 डिग्री के केस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है परसेंटेज में। देखो अटैक करने की 2 पॉसिबिलिटीज यहां, या तो यहां रेडिकल बने यहां हेलोजन आ जाए, यहां रेडिकल बने यहां हेलोजन आ जाए, या फिर यहां रेडिकल बने यहां हेलोजन आ जाए। ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी तो सेम, ऐसा लग रहा है मानो इसको पलट कर ही हम लोग देख रहे हो, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी सेम हो गई, ये अलग है, तो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज। तो एक सेल यहां लगा दिया, एक सेल हमने यहां लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी स्टूडेंट्स को आई होप क्लियर होगा। अभी परसेंटेज कैसे निकाली गई है, परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री एक निकाल कर दिखा देता हूं, बाकी आप खुद से देख लेंगे।
2 डिग्री प्रोडक्ट की परसेंटेज कैसे निकाली है? देखिए, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन को काउंट किया गया, 2 है और क्लोरीनेशन के केस में उस रेशियो से क्या मिलता है? 3.8 मिलती है इसकी रेट। 2 इंटू 3.8 डिवाइडेड बाय 1 डिग्री H कितने? 6 है। हाँ, टोटल वैल्यू से डिवाइड करना होगा। 1 डिग्री H 6 है और रिएक्टिविटी 1 है, प्लस 2 डिग्री 2 है और रिएक्टिविटी 3.8 है, 3 डिग्री 0 है और रिएक्टिविटी 5 है, इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 55, ठीक है ना, 55। और वैसे भी 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बन पर रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, उसके अल्फा ज्यादा होंगे, उसी को ही ज्यादा बनना चाहिए। क्या वही ज्यादा बन रहा है? हाँ, बन तो रहा है, लेकिन ये डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा बनना चाहिए था। ज्यादा स्टेबल रेडिकल बीच वाले कार्बन पर होता है, इसको बहुत ज्यादा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रोजन ज्यादा है 1 डिग्री वाले, ठीक है ना, हाइड्रोजन ज्यादा है 1 डिग्री वाले। तो यहां से क्या देखा हमने? यहां से देखा क्लोरीन रेडिकल के केस में जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ठीक है ना, वो चीख कर चिल्ला कर बोल रहा है कि ये वाले हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां टकराने के चांसेस ज्यादा है और इससे भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा होगा, क्योंकि क्लोरीन रेडिकल समझदार बिल्कुल नहीं है। ब्रोमीन रेडिकल के केस में जब ये वाला काम हम करवा रहे होंगे, देखना समझदारी, देखना इसकी समझदारी देखना। नो डाउट यहां भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन जो ये वाला जो रेडिकल होता है ना, ये बढ़िया स्टेबल होता है। ये वाला रेडिकल, इसके अल्फा एच कितने? अल्फा 6। ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल से ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसके अल्फा एच ज्यादा है, बीच में ये है ना। तो देखना यहां से जो यील्ड आती है वो ज्यादा आती है। इस केस में परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट चेक किया गया। परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री कैसे चेक करेंगे हम? 2 है 2 डिग्री हाइड्रोजन, हाँ 2 है, 2 इंटू 82, हाँ 1:82:1600 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 डिग्री के 2 हाइड्रोजन है और रेट का जो रेशियो है उसमें 2 डिग्री के लिए 82 है, तो 82 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1 डिग्री वाले 3 यहाँ से 6 है, 6 इंटू 1 प्लस और 2 इंटू 82, 2 डिग्री के लिए 3 डिग्री है नहीं, 0 इंटू 1600 इंटू 100 किया परसेंटेज फाइंड करने के लिए, और ये परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 97। और 2 डिग्री प्रोडक्ट की परसेंटेज इतनी है तो इसको 100 में से माइनस कर दो, 1 डिग्री प्रोडक्ट की परसेंटेज आ जाएगी। हाँ, यहां भी ऐसा किया, 100 माइनस क्या किया? 100 माइनस 55 किया, तो ये 45% मिलता है, 45% मिलता है। सिमिलर मैनर में आगे भी आप लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो ये 2 डिग्री वाला 72, 28, ठीक है। नो डाउट 2 डिग्री वाला ही ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात यहां भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां देखना, अरे यहां ये 3 डिग्री वाला केस है, यहां रेडिकल ज्यादा स्टेबल मिलना चाहिए था, लेकिन प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोल रहा है कि हाइड्रोजन 1 है इस टाइप का, लेकिन ये वाले हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं? 9 है। 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं? 9 है। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर इतना बड़ा हो गया कि अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, इसको जल्दी से शांत होना है, तो इन हाइड्रोजन के साथ, इन 9 हाइड्रोजन के साथ टकराने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। इस ज्यादा पॉसिबिलिटी के चक्कर में ये आकर और खुद अपना सेल्फिश नेचर दिखाते हुए ये क्या करेगा? ये इन हाइड्रोजन को उड़ाने में ज्यादा कामयाब रहेगा। और परसेंटेज देखना, इन हाइड्रोजन को उड़ाने की परसेंटेज देखना आप, ये 64। अरे रेडिकल यहां ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए था, इसने उसके बारे में नहीं सोचा। इसने सोचा नहीं, मुझे तो मौका मिल रहा है ज्यादा, यहां से ज्यादा मौका मिल रहा है, मौके पर लगा दूं चौका। हाँ, इसने अपने बारे में सोचा, हाइड्रोजन के बारे में या कार्बन के बारे में उतना ज्यादा इसने सोचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अरे भैया, तो इस प्रकार के 3 डिग्री वाले केस में जहां 1 डिग्री पर अटैक, हाँ 1 डिग्री भी साथ में है, जहां 1 डिग्री पर अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा 1 डिग्री के हाइड्रोजन होंगे, तो इनको उड़ाकर क्लोरीन यहां से मेजर बना देगा। और परसेंटेज आप फाइंड करना, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट आप फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे? 1 डिग्री टाइप के 9 है, 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 9 प्लस 2 डिग्री का 1 भी नहीं है, 0 इंटू 3.8 और 3 डिग्री का 1 है, 1 इंटू 5 इंटू क्या करते हैं? इंटू करते हैं 100।
इंटू कर दे 100। यहां से जो आंसर मिल रहा होगा 3 डिग्री के लिए आंसर आप सोल्व करेंगे 36 मिल रहा है, या हमने 1 डिग्री के लिए कैलकुलेशन की है तो आंसर कितना मिल रहा होगा 64%। 64% और 100 में से 64 को माइनस कर दोगे तो ऐसे भी आपको आंसर मिल जाएगा 3 डिग्री के लिए, ठीक है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 36%, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 36%। वही ब्रोमीन पर अगर आप नजरें डाल रहे हो तो सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो भाई बहुत ज्यादा समझदार है ना। यहां कैलकुलेशन भी करके आप चेक कर लेना 99% बन जाएगा ये, जी हाँ ये 99% बन जाएगा, ये 99%। हाँ यहां बनने वाला जो रेडिकल है, यहां बनने वाला जो रेडिकल है इसके अल्फा एच ज्यादा हैं, इसके अल्फा एच ज्यादा हैं, ये इसको ज्यादा तवज्जो दे रहा होगा बजाय किसके, बजाय किसके, ठीक है ना, इसके अल्फा एच कम है, इसके अल्फा एच कम है, ठीक है ना, इसके अल्फा ज्यादा 9 है, 3 3 6 3 9, जी हाँ ये इसको ज्यादा तवज्जो दे रहा होगा, ये इसको ज्यादा तवज्जो दे रहा होगा, तो इसलिए इस प्रकार के जॉइंट वाले कार्बन पर रेडिकल बने, ठीक है ना, इसकी ज्यादा अल्फा एच होंगे, ज्यादा अल्फा एच होंगे, इसके बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। और ब्रोमीन रेडिकल तो ज्यादा समझदार है, अपने बारे में तो सोच ही रहा होगा कि मुझे अपने आप को शांत करना है, कि दूसरे के बारे में भी सोच रहा होगा। ये हाईली सेलेक्टिव है, गंदा काम गलत काम ये बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, और जाने अनजाने में ज्यादा प्रोबेबिलिटी फैक्टर की वजह से, ज्यादा इस टाइप के हाइड्रोजन पर अटैक होने की वजह से, क्योंकि इस टाइप के हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, ठीक है ना, क्लोरीन रेडिकल से जाने अनजाने में गलती हो सकती है, लेकिन ब्रोमीन रेडिकल ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। क्लोरीन रेडिकल भी इस प्रकार की गलती, जहां मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री से आ रहा हो, ये ऐसी ही केस में करेगा। बाकी 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले केस में आपने देखा अटैक कहां ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, 2 डिग्री से मेजर प्रोडक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी है, और वहीं पर ही रेडिकली ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा। केवल इस प्रकार के केस में जहां 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन कम हो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कम हो, वहां 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन ज्यादा हों या किसी और टाइप के हाइड्रोजन ज्यादा हों, तो उन पर अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वहां से मेजर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जहां एक ही टाइप के ज्यादा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे हों। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? चलिए ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है, मतलब ब्रोमीन समझदार है, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लें। अगर ब्रोमीन रेडिकल को हेलोजिनेशन करनी है तो ज्यादा स्टेबल जॉइंट पर ही बनता है, जॉइंट पर ही बनता है, तो यहां से मेजर प्रोडक्ट मुझे लगता है पहले तो रेडिकल बना होगा, है ना, हाइड्रोजन निकला होगा एच रेडिकल, एक बीआर उसके साथ चला गया, दूसरा बीआर मुझे लगता है यहां आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट ये बना रहा होगा। द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ आइसोहेक्सेन, केवल स्ट्रक्चरल वाले काउंट करने हैं, आइसोहेक्सेन हमारे पास है, आइसो ये है 1 2 3 4 5 और ये लो 6। ठीक है, गौर से देखना, ध्यान से देखना, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे यहां से जो कि प्रोडक्ट में होंगे, एल्काइल हैलाइड के, एल्काइल क्लोराइड के होंगे, ये अपने को सोचना है। अटैक यहां हो और यहां हो एक ही बात है, सिमेट्री है, ठीक है ना, ऑप्टिकल को काउंट नहीं करना कि यहां अटैक करके कायरल सेंटर हो गया 2 हो गए, नहीं नहीं नहीं, ऑप्टिकल को नहीं, ओनली स्ट्रक्चरल। तो यहां अटैक हो यहां अटैक हो एक ही बात है, ऐसा लग रहा है मानो पलट कर इसको लिख दिया हो, तो फिर यहां अटैक होना अलग बात हो जाएगी, 2 पॉसिबिलिटी। यहां अटैक हुआ तो आपको एक बार लग रहा होगा कायरल सेंटर बन गया है, लेकिन हमें ऑप्टिकल काउंट नहीं करने, तीसरी पॉसिबिलिटी, केवल एक ही पॉसिबिलिटी काउंट करेंगे। यहां अटैक हो ये अलग पॉसिबिलिटी, ठीक है, 4th पॉसिबिलिटी, यहां अटैक हो ये अलग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 5, हेंस आंसर विल बी 5, हेंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 5। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है देखिए मेरे पास, अगर आपसे कोई पूछता है ब्रोमिनेशन करवानी है, गौर से देखना, ध्यान से देखना, ब्रोमिनेशन करवानी है, ठीक है, ये वाला सीन है, ये वाला सीन है, तो आप बताइए रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल कहां होगा, क्योंकि ब्रोमीन रेडिकल समझदार होता है, ठीक है, मुझे लगता है ये वाली पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी है, ये वाली पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी है, यहां अटैक करवा दें। आप कहेंगे क्या फायदा है सर यहां अटैक करवाने से? देखो यहां फायदा ही फायदा है, लूट लो। क्या फायदा? देखिए फायदा ये है, यहां आने वाला रेडिकल पहली बार जॉइंट पर है, इसके अल्फा एच ज्यादा होंगे, है ना, सबसे ज्यादा अल्फा एच होंगे इसके, जॉइंट पर है, और अल्फा एच ज्यादा होना ही यहां
मेन काम नहीं है, यहाँ रेजोनेंस भी है, ये रेजोनेंस भी कर रहा होगा। अल्फा एच ज्यादा तो है ही, पहले देखना है रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ। रेजोनेंस तो यहाँ भी हो रहा है, देखना रेजोनेंस तो यहाँ भी हुआ, लेकिन ये जॉइंट पर नहीं है। जब सिचुएशन टाई हो जाए, जब दो जगह सेम इफेक्ट लग रहा हो, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लग रहा हो, तो फिर हाँ आप हाइपर कॉन्जुगेशन या अल्फा एच की मदद ले सकते हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अल्फा एच यहाँ ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं भैया हाँ यहाँ अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस। फाइनल आंसर क्या मिल रहा होगा? फाइनल आंसर ये मिल रहा होगा, ये मिल जाएगा। फाइनल आंसर ये होगा, यहां आ गया बी आर, ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक में दिया है CH3। यहां हमारे पास ब्रोमीन दो प्रकार से, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन है, ठीक है। दूसरी है ब्रोमीन सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट किया है, ब्रोमीन सनलाइट की प्रेजेंस में या इसको हीट किया है। मुझे लगता है यहां रेडिकल मैकेनिज्म होगा और यहां लुईस एसिड है, यहां आयनिक मैकेनिज्म होगा। Fe Br3 बना रहा होगा, तो मतलब Br माइनस इसके पास जाएंगे, ठीक है, Br माइनस इसके पास जाएंगे, और Br प्लस जो है Br प्लस इसके प्लस H की वजह से ऑर्थो और पैरा पर जाएगा, या तो ऑर्थो पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा होगी इसके प्लस H से, ठीक है। तो Br प्लस ऑर्थो पर जा सकता है, पैरा पर जा सकता है। तो यहां तो प्रोडक्ट इस प्रकार के बनेंगे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहां इस प्रकार के होंगे, Br पैरा पर जाए, Br ऑर्थो पर जाए, ठीक है, इस प्रकार से यहां तो प्रोडक्ट इस टाइप के बनेंगे। लेकिन यहां रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होनी है, और रेडिकल तो बेंजाइलिक पोजीशन पर ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ये इसी प्रकार का, इसी पर्टिकुलर टाइप का जो रेडिकल है ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। बना दिया, और दूसरे Br रेडिकल को डाल दिया, तो देखो क्या हुआ, CH2 के साथ Br रेडिकल, ये चीज बना रहा होगा, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप सारे स्टूडेंट्स ने इसको याद कर लिया होगा। रेडिकल मैकेनिज्म से कहानी अलग होती है और आयनिक मैकेनिज्म से कहानी अलग मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री की एक बेहतरीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी है भाई? ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, और Br2 सनलाइट है, Br2 H न्यू है, M प्रोडक्ट बने, M प्रोडक्ट्स जो कि एल्काइल ब्रोमाइड्स, जो कि क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड्स, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड्स। आगे क्या किया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। आगे क्या किया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। तो n फ्रैक्शन मिलते हैं। कितने फ्रैक्शन मिलते हैं? n फ्रैक्शंस मिलते हैं, m और n क्या होगा? देखिए गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है एक प्रोडक्ट तो ये बना होगा, यहां Br अटैच हो गया है ना। सारी पॉसिबिलिटी, मेजर माइनर नहीं बताना, सारी बतानी है, ठीक है। एक तो ये बना होगा, यहां आ जाए Br, एक ही बात है, ऐसा लगे मानो पलट कर लिख दिया हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनी होगी, थोड़ा और आगे चलते तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, और आगे चलते एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी, एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी। इन तमाम पॉसिबिलिटीज में से कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी भी होंगी जहां कायरल सेंटर बन रहा होगा। ये देखो कायरल सेंटर, इस कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, अटैचमेंट्स देखो 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, कायरल सेंटर मिल रहा है। एक कायरल सेंटर यहां भी मिलेगा, यहां तो सेम हो गए, इस कार्बन के साथ अटैच ग्रुप मिथाइल सेम हो गए, ये कायरल सेंटर नहीं है। जॉइंट पर मिलता कायरल सेंटर, यहां भी ये कायरल सेंटर नहीं है, केवल यही है। यहां भी ये कायरल सेंटर नहीं है, और ये भी कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है। यानी ये वाली पॉसिबिलिटी अगर हम देखें नंबर वाइज तो 2 है, एक प्लस तो दूसरी माइनस, हाँ प्लस माइनस RS है ना, 2 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल यहां से कितने मिलते हैं? टोटल यहां से कितने एल्काइल ब्रोमाइड मिलते हैं? 2
3, 2 5 और 6, कितने मिलते हैं? 6 मिलते हैं, 6 मिलते हैं इस प्रकार से, 6 एल्काइल ब्रोमाइड मिलते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 और 6 मिलते हैं। और इसमें से ये पेयर इनैंशोमर का है, ये पेयर भी इनैंशोमर का है। इनैंशोमर्स के बोलिंग पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है। ये 2 इनैंशोमर्स होंगे, मिरर इमेज होंगे एक दूसरे की, एक R होगा दूसरा S होगा, ये भी इनैंशोमर्स होंगे। और इनैंशोमर्स हैव सेम बोलिंग पॉइंट, सेम BP है, सो they cannot be separated, so they cannot be separated by fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो कितने फ्रैक्शन आ जाएंगे? ये 2 तो अलग होने पाएंगे। एक फ्रैक्शन तो इस मिक्सचर का होगा, है ना, जिसमें इनैंशोमर होंगे, एक इसका होगा, एक इसका होगा, ये भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, एक इसका होगा। मतलब कितने फ्रैक्शन आ जाएंगे? फ्रैक्शन आ जाएंगे 4 फ्रैक्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये कितने थे? ये 6 थे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये 6 होंगे। और फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे सेपरेट हुए? ये 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप प्लीज इसे भी देख लीजिएगा। NBS वाली कहानी मैंने पहले बता दी थी। सेलेक्टिव हेलोजिनेशन करवाना है तो NBS और NCS को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। N ब्रोमोसक्सिनेमाइड और N क्लोरोसक्सिनेमाइड एल्किन में पढ़ा रखा है, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करवाता है, ठीक है ना। ये वाली बात हम वहां देख चुके हैं। टाइम की कमी है तो इसलिए इस चीज को फिलहाल हम लोग अवॉइड कर रहे होंगे, ठीक है। कभी आगे ऑर्गेनिक में इसके क्वेश्चंस में करवाने का काम जरूर कर रहा हूंगा। फिलहाल आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नाइट्रेशन की। किसकी बात करेंगे? नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन को हटाते हैं, NO2 लगाते हैं, ये भी रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। NO2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन अगर इस प्रकार से हो, HNO3 को इस्तेमाल में लाते हुए हो कि नाइट्रो एल्केन बन जाए। क्या बन जाए? नाइट्रो एल्केन बन जाए। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स, क्या मिलता है इसमें? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद NO2, ठीक है, विद NO2 and is carried out with HNO3 at high temperature। HNO3 के साथ हाई टेम्परेचर पर देखिए पानी निकालते हैं -H2 और ये इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक, ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा या ये वाला? यहां बनने वाला जो रेडिकल है ना ज्यादा स्टेबल, उसके अल्फा एच ज्यादा होंगे। सी रेडिकल के यहां से बनने वाले सी रेडिकल के अल्फा एच ज्यादा होंगे, क्योंकि ना इधर से भी अल्फा एच होगा, इधर से भी होगा। लेकिन यहां से बनने वाले सी रेडिकल के अल्फा एच कम होंगे, यहां से बनने वाले सी रेडिकल के, यहां से बनने वाले सी रेडिकल के अल्फा एच कम होंगे, ठीक है ना। इसका अल्फा एच तो इसी तरफ से मिलेगा, इसके बगल में तो कार्बन इसी तरफ से है, ठीक है ना, इसका अल्फा एच इसी तरफ से मिलेगा। यहां अल्फा एच कम होंगे, 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 ठीक है। क्लियर है बात? मतलब यहां अटैक हो बीच में, यहां से अल्फा एच ज्यादा मिल रहे होंगे, ठीक है। यह NO2 आए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, यह NO2 आए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। 2 नाइट्रो एल्केन बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, अल्फा एच ज्यादा है, ठीक है ना। और बाकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो कम होंगी, बाकी पॉसिबिलिटीज कम होंगी। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, याद रखेंगे आप, बाकी पॉसिबिलिटीज कम होंगी। मेजर में हम लोग इंटरेस्टेड हैं जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबल मिले, जहां ज्यादा अल्फा एच होंगे, वहीं पर ही NO2 डालना है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। इस रिएक्शन को नाइट्रेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं सल्फोनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? सल्फोनेशन की। पहली बात, सल्फोनेशन होने के लिए हायर मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, तभी जाकर सल्फोनेशन होती है। और ये हायर मेंबर वाली जो कंडीशन है ना, ये क्या है? हायर मेंबर वाली कंडीशन ये है, हेक्सेन और हायर मेंबर जो है सल्फोनेशन के लिए सुटेबल है। यहां क्या होगा? हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H। हाइड्रोजन को SO3H से रिप्लेस कर रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन। यहां भी पानी निकलेगा क्या? हाँ, यहां भी उसी प्रकार से पानी निकल रहा होगा। कैसे? इसको थोड़ा ना स्टाइलिश तरीके से लिखिए, C6H13 और H, और
H2SO4 को ऐसे लिख दो, हीट कर ही दिया है तो यहां से -H2, यहां से -H2। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रीड रिएक्शन, RH प्लस SO2 प्लस Cl2, SO2 प्लस Cl2, इस रिएक्शन को बोलते हैं रीड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रीड रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज गोल्ड, हीट कर दिया, इसको रीड रिएक्शन बोलते हैं, याद रखना आप, ठीक है। क्या होगा, एक क्लोरीन रेडिकल तो H को उड़ा जाएगा, एक क्लोरीन रेडिकल जो है ना ये H को उड़ा जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। बचा हुआ क्लोरीन रेडिकल इस सल्फर के साथ कंबाइन हो जाएगा, बचा हुआ क्लोरीन रेडिकल यहां कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक के साथ तो ये कंबाइन हो गया है ना, एक क्लोरीन रेडिकल तो इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने में कामयाब हुआ। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, हाँ ये इसके साथ बॉन्ड बना ले। कहने की बात ये है, कहने की बात प्यारे बच्चों ये है, बन क्या जाएगा, RSO2Cl प्लस HCl, ये बन जाएगा। पानी डालने पर ये Cl हटकर OH भी लग सकता है, पानी डालने पर ये Cl हटकर क्या लग सकता है, OH भी मिल सकता है, OH भी लग रहा होगा, अटैच हो रहा होगा। क्लियर होगी बात। तो इसी के साथ रीड रिएक्शन में इतना ही, हाँ रीड रिएक्शन में इतना ही। क्लोरोसल्फोनेशन के लिए इस प्रकार से क्लोरीन भी आ गया और यहां से SO2 भी आ गया, ठीक है ना। क्लोरोसल्फोनेशन है बेसिकली, रीड रिएक्शन क्या है, क्लोरोसल्फोनेशन है। इंसर्शन क्या है, कार्बिन लेना होगा इसके लिए, है ना, इंसर्ट करना होगा CH2 डाई रेडिकल को, ये इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको दो बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। ये दो तरीके से इंसर्ट हो सकता है, टर्मिनल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाए या बीच वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाए, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट बना रहा होगा। इंसर्शन के लिए इस प्रकार का डाई रेडिकल बनाना है या इसे कार्बिन बोलते हैं, कार्बिन बनाना है, ठीक है, कार्बिन बनाना है। कार्बिन बनाने के लिए या तो इस प्रकार का कीटीन लेना होगा अपने को, ठीक है, या डाइएज़ोमीथेन लेना होगा। कीटीन को भी हीट करेंगे या सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो यहां से देखना CO निकल जाएगी और ये CH2 डाई रेडिकल बन रहा होगा। डाइएज़ोमीथेन को अगर लेंगे, हीट करेंगे तो यहां से N2 निकल जाएगी और ये बन रहा होगा, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये पागल है, दीवाना है, अपने दो बॉन्ड कंप्लीट करना चाहेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने दो बॉन्ड कंप्लीट करना चाहेगा तो ये टर्मिनल पर भी अटैच हो सकता है और बीच में भी अटैच हो सकता है। तो हैलोजन के साथ साथ हमने NO2 ग्रुप सीखा, कैसे इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, कैसे नाइट्रेशन रिएक्शन होगी। इसके अलावा हमने SO3H का इंट्रोडक्शन देखा, किस प्रकार से एल्केन के साथ SO3H अटैच हो रहा होगा। सल्फोनेशन रिएक्शन हमने देखी और अब हम लोग बात कर रहे होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हाँ, मेन रिएक्शन थी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रीड रिएक्शन हमने देख ली और हैलोजिनेशन तो देख ही ली। इंसर्शन लेस इंपॉर्टेंट है बट फिर भी देख लिया कि डाइएज़ोमीथेन और कीटीन लेंगे तो क्या हाल होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट कार्बन से 4 कार्बन तक गैसेज हैं, ठीक है ना। हायर मेंबर्स क्या होंगे, हायर मेंबर्स लिक्विड्स और सॉलिड्स होंगे। C5 से C17 तक लिक्विड्स होंगे, C5 से C17 तक लिक्विड होंगे और हायर मेंबर्स जो हैं अबोव C17 जो हैं दीज आर वैक्सी सॉलिड्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात जो एल्केन्स है ना, एल्केन्स आर लाइटर देन पानी H2 because density of alkane is less than 0.8. It increases with the molecular mass and then becomes constant. कितनी हो जाएगी, 0.8 ग्राम पर एमएल हो जाएगी। डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी लेकिन हायर मेंबर्स के केस में कांस्टेंट हो जाएगी तो भैया कितनी होगी वैल्यू, 0.8 होगी। फिर भी पानी से तो कम है ही, पानी की 1 ग्राम पर एमएल होती है। एल्केन्स नॉन पोलर हैं, इनसोल्यूबल होंगे पानी में लेकिन सोल्यूबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। लेकिन सोल्यूबल होंगे किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। 0 डाइपोल मोमेंट वाले जो सॉल्वेंट हैं ये C6H6 है, CCl4 है और कौन है, CCl4। इनकी डाइपोल मोमेंट 0 है, इनमें ये सोल्यूबल मिल रहे होंगे,
ठीक है। और जो सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज कर रही होगी मोलिकुलर वेट के साथ, क्योंकि इनके आपस की इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो मोलिकुलर वेट के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही होगी। बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट पर डिपेंड करता है। ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा तो ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस मिल रही होंगी, ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस मिल रही होंगी, मास इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डेफिनेटली इंक्रीज कर रहा होगा। आइसोमर्स के केस में ब्रांचिंग मिलने पर, आइसोमर्स के केस में ब्रांचिंग मिलने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम हो जाएगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट आइसोमर्स के केस में सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। कैसे? एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल एक ये है, ठीक है ना, और तीसरा मॉलिक्यूल एक ये है, तीसरा मॉलिक्यूल एक ये है। इस प्रकार से ज्यादा ब्रांचिंग करने पर देखना क्या हो गया, ज्यादा ब्रांचिंग करने पर सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। देखना कैसे सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया ऐसे कम हो गया। ऐसी चेन एक बगल में होगी तो यहां तो सरफेस एरिया ज्यादा है, यहां ब्रांचिंग ज्यादा कर दी है, तो ऐसा मॉलिक्यूल बगल में होगा तो यहां देखना सरफेस एरिया कम है, यहां देखना सरफेस एरिया कम है। ज्यादा ब्रांचिंग करने पर, ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया कम हो गया, ब्रांचिंग इंक्रीज की, सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने से वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, तो आंसर विल बी लाइक दिस, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मास इंक्रीज होने पर, कार्बन इंक्रीज होने पर तो आंसर ये आएगा, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन आइसोमर्स के केस में क्या हो जाए? आइसोमर्स के केस में सरफेस एरिया इज द की फैक्टर, ठीक है ना। लीनियर वाले का ज्यादा होगा, कम ब्रांचिंग होने पर कम हो जाए, और ज्यादा ब्रांचिंग होने पर और कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में एक मायावी बात है, रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। ऐसा एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, उसमें सिमेट्री ज्यादा है, इसमें सिमेट्री ज्यादा। देखना ऐसे एल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, ये मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मिल रहा होगा सिमेट्री की वजह से। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा डिपेंड करता है किस पर? सिमेट्री पर, सिमेट्रिकल पैकिंग पर। ज्यादा सिमेट्रिकल पैकिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ जो एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन हैज ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नेक्स्ट हायर और नेक्स्ट लोअर एल्केन विद ओड नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। इससे आगे, इवन से आगे क्या आएगा? ओड आएगा, और इवन से पहले भी क्या आएगा? ओड आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चेक किया तो इससे अगला इवन कार्बन वाला ये है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ 7 कार्बन है। तो इस तरफ जाएंगे तो इससे अगला इवन कार्बन वाला जो एल्केन है वो ये है। और इवन कार्बन वाले एल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट मिलता है ज्यादा सिमेट्री की वजह से, चाहे कार्बन कम ही क्यों ना हो, ज्यादा सिमेट्री की वजह से ज्यादा मिलता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा सिमेट्री पर डिपेंड कर रहा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मास पर डिपेंड कर रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किस पर डिपेंड कर रहा होगा? मास पर डिपेंड कर रहा होगा। तो इसी के साथ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन को तो हमने जान ही लिया है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रीड रिएक्शन, इंसर्शन, ऐसी तमाम रिएक्शंस को जानते हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। हाँ, तो बड़ी सी स्माइल के साथ, हंसते हंसते, मुस्कुराते हम लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया है फिनिश, ठीक है, इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जाबाज तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे, जल्दी आगे बढ़ रहे होंगे, और रिमेनिंग चैप्टर्स को हम लोग फिनिश कर रहे होंगे, ठीक है। जल्द ही मैं आप लोगों को नंबर ऑफ डेज जितने लेफ्ट हैं या फिर जितने दिनों में मुझे चैप्टर्स को कवर करना, किस सीक्वेंस में करना है, उसका पूरा आइडिया क्लियर कट तरीके से आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो के अंदर दे रहा हूँगा। तो यार स्टे ट्यून्ड, आप अपने इस प्यारे से चैनल को खूब सारा प्यार दें, ठीक है। और आपके जितने भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर आप लोग भेजा कीजिए। हम लोग आपकी कमेंट्स को, स्पेशली मैं बिल्कुल ध्यान से आपके कमेंट्स को देखता हूँ, पर्सनली देखता हूँ, ठीक है ना। रिप्लाई हो सकता है सभी को ना मिल पाए, लेकिन कमेंट्स देखता जरूर हूँ। उम्मीद है आप लोग यूं ही मस्ती के साथ अच्छे तरीके से मेहनत करते रहेंगे, अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, इसी सोच के साथ कि यार जमकर मेहनत करनी है,
विदाई लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।